पीपल, हाउस माय जूनियर्स डूइंग? आई होप यू आर डूइंग सुपर वेल और बढ़िया से एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो अगर कॉलेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिकॉज इस चैनल पे आपको सिर्फ वन शॉट नहीं मिल रही होंगी, वो सारी ट्रिक्स और टिप्स बताई जा रही होंगी जिससे कि आप एक अच्छी जीपीएस स्कोर कर सकते हो। पूरी रोड मैप दी जा रही होंगी एंड टॉपिक की लिस्ट दी जा रही होगी जहां से आपका पेपर बन के आता है। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिकॉज इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवाया जा रहा होगा बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे टॉपिक्स। तो अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो या सब पढ़ के बैठे हो, सिर्फ रीजन करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है ना, आपको मिल जा रहा होगा मस्ट डू टॉपिक्स की लिस्ट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की लिस्ट, पीवाईक्यूज की लिस्ट, इस वीडियो में यूज हुए हुए नोट्स की लिस्ट और भी बहुत कुछ चीट शीट तक प्रोवाइड करवाई जा रही होंगी। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने नालायक दोस्तों को भी भेज देना कि उनकी भी अच्छी जीपीए आ जा रही हो। सब्सक्राइब कर दोगे तो लाइक जरूर कर देना, बिकॉज वी विल बी कंप्लीटिंग 15,000 सब्सक्राइबर विद योर हेल्प इन दिस दिसंबर एंड साथ में मिलकर केक काट रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो अच्छे नंबर लाइए जिससे कि हम आपको माइक्रोसॉफ्ट इनवाइट कर रहे हो फॉर द मीटअप एंड केक कटिंग ऑफ 15,000 सब्सक्राइबर्स। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। 3, 2, 1. Action. Well. How did you do? So, hi guys, my name is Samarth, and today I am starting the most repeated questions of the data structures and algorithm. तो यार डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के जो मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख देख रहे होंगे आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। अच्छा, तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स वो होते हैं कि जो डेटा स्ट्रक्चर ना प्री डिफाइंड होते हैं। अपने प्रिमिटिव से ये पता चल रहा होगा कि मतलब जो प्री डिफाइंड होंगे या मतलब जो पहले से डिफाइंड करे भी होंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो जैसे इंट, फ्लोट, कैर, बूल, ये हमारे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हो गए, है ना। और इसके बाद ये होते हैं कि एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो जो डेटा स्ट्रक्चर जो प्री डिफाइंड नहीं होते उनको नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं, जिसको हमें खुद डिफाइन करना पड़ता है। जैसे एरेस को हमें खुद डिफाइन करना पड़ता है, लिंक लिस्ट को हमें खुद डिफाइन करना पड़ता है, स्टैक को हमें खुद डिफाइन करना पड़ता है, क्यूज को खुद डिफाइन होता है। इसके अंदर ये लीनियर वाले होते हैं ये, और एक नॉन लीनियर होता है, ट्रीज होता है, ग्राफ्स होता है, ये सारे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देख रहे होंगे कि बट डिफाइन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सप्लेन बिगो नोटेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम इज नोन एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, जैसे हमने देखा होगा कि भाई ये वाला पूरा प्रोग्राम है, जैसे कोई फंक्शन या पूरा कोई प्रोग्राम, हमने कहा कि भाई हमें जैसे एक एरे एरे लिया, हमें उसको इनपुट लेना है और हमें उसका आउटपुट लेके उसको प्रिंट करवा देना है, तो वो मतलब वो वाला प्रोग्राम लेने में कितना टाइम लेगा, तो वो हम पता कर सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। इसके अंदर भी तीन केस होते हैं, रोस्ट केस होता है, वर्स्ट केस होता है, बेस्ट केस होता है और एवरेज केस होता है। जो वर्स्ट केस होता है उसको हम ओ ऑफ एन से डिनोट कर रहे होते हैं, और जो बेस्ट केस होता है उसको मतलब ओमेगा ऑफ एन से डिनोट होता है वो, और जो एवरेज केस होता है वो थीटा ऑफ एन से वो होता है, डिनोट करा जाता है। अब इसके हम ग्राफ देखेंगे कि एक ग्राफ होता है, एक सबसे पहले एक बेस्ट केस का मतलब ये एवरेज केस का ग्राफ देखते हैं जो थीटा ऑफ एन से डिफाइन करा जाएगा। जैसे इसके अंदर एफ एन होगा वो मतलब बेस्ट केस और वर्स्ट केस के बीच में होगा, तो ये इसको हम एवरेज केस कहेंगे। और जो वर्स्ट केस होता है वो अपर बाउंड होता है, तो उसके लिए अपर बाउंड के लिए तो उसको ये हम, तो जो एफ एन होगा वो इसके ऊपर आएगा, तो इसको हम ओ ऑफ एन से कहेंगे। और जो ये बेस्ट केस रहता है ये वाला रहता है, जिसके अंदर जो एफ एन का ग्राफ होगा वो जी एन के नीचे बनेगा, तो उसको हम बेस्ट केस कहेंगे। इसको ओमेगा ऑफ एन से कह देंगे, उसको हम ओ ऑफ एन से कह देंगे। अच्छा, अब एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम टू रन इज नोन एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसको हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कह देंगे। तो हमारे अब ये दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं, तो यहाँ लगा लेते हैं हम, एक, है ना। अब हम ये देखेंगे कि अगला क्वेश्चन कौन सा। अगला क्वेश्चन है भाई अपना कि राइट प्रोग्राम और एल्गोरिदम टू इवेल्युएट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग द स्टैक। अच्छा यार, ये ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया पेपर में ना, तो इसके लिए ये ना इसके अंदर पूरा एक
इसका एक पूरा मेथड रहता है, टेबल बनानी पड़ती है, जैसे करेक्टर स्कैन, स्टैक, फिर एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो हमें यहाँ पे तीन तीन टेबल बनानी पड़ेंगे, मतलब तीन तीन कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, एक करेक्टर स्कैन का, एक स्टैक का, और एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का। सबसे पहले यहाँ पे देखो जाए, सबसे पहले उसने कहा ए डालना है, ए डालना है भाई, ए डालना सबसे पहले। तो ए कहाँ जाएगा? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर। जो ऑपरेटर्स वाली चीज होंगी, जैसे ऑपरेटर के अंदर ये हो गया, ब्रैकेट हो गई, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गया, माइनस का साइन हो गया, ब्रैकेट हो गई, जितनी भी चीजें हो गई, तो उसको हम कहाँ डालेंगे? उसको हम स्टैक में डालेंगे, ठीक है। और जो ये बाकी वाले जो अल्फाबेट्स वगैरह होंगे या ऑपरेंड्स होंगे, वो जाएंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर। तो ए यहाँ आ जाएगा, प्लस का साइन यहाँ जा रहा होगा, ये हमने, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट स्टैक में जाएगी। फिर उसके बाद एक बी है तो बी यहाँ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ जाएगा, ये। और ये ना तब तक, और जो ये वाले ऑपरेंड्स हैं ये तब तक वहां मूव नहीं कर सकते जब तक इसके आगे वाला जो, मतलब जो जहाँ ऑपरेटर, अगर यहाँ पे कोई क्लोज ब्रैकेट हो जाती है तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ आ जाएगा। जैसे अब अगले वाले में हम ये देखेंगे कि अब जैसे माइनस का साइन आ गया, तो इसकी जो, जैसे हम वो एक रूल होता है बोर्ड मास्क वगैरह का रूल होता है, अगर इसकी जो वो है, इसकी कैसे बताऊं, कि जैसे इसकी प्रेसिडेंस, हाँ इसकी प्रेसिडेंस जो है ना, अगर वो माइनस से कम होगी, मतलब माइनस से ज्यादा होगी, तो ये ना आगे चला जाएगा, तो ये स्टैक में मूव कर जाएगा। कि मतलब अगर अगर ये ज्यादा वैल्यूएबल सामान है, जैसे एक बंदा वीआईपी है, एक बंदा नॉर्मल है, तो वीआईपी की वैल्यू ज्यादा होगी नॉर्मल से, तो नो वीआईपी वाला बंदा ना स्टैक में चला जाता है, ये वाली चीज हो जाती है, और फिर नॉर्मल वाला बंदा यहीं रहेगा। पर अगर ये किसी के सामने वीआईपी है तो फिर ये चला जाएगा। जब ब्रैकेट क्लोज हो जाती है तो ब्रैकेट के अंदर वाला सारा सामान वहां चला जाता है, और ब्रैकेट क्लोज हो गई तो वो तो हो ही गया, मतलब फिर ब्रैकेट तो कैंसिल आउट हो गई एक टाइप से। ऐसे ही हम करते करते पूरा पूरा एक्सप्रेशन को अपने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे, और ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। मैंने यहाँ फाइनल एक्सप्रेशन लिख दिया। एडवांटेजेस ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्री। थ्रेडेड बाइनरी ट्री के अंदर क्या होता है कि इन दिस ट्री इट एनेबल्स द लीनियर ट्रांसवर्सल ऑफ द एलिमेंट्स। तो इसके अंदर हम एक लीनियर ट्रांसवर्सल करते हैं एलिमेंट्स का। अच्छा, ट्री के अंदर क्या होता है ना, लीनियर ट्रांसवर्सल होएगा एलिमेंट्स का, और इसके बाद यूज इट एलिमिनेट्स द यूज ऑफ स्टैक एज इट परफॉर्म्स द लीनियर ट्रांसवर्सल। मतलब जैसे स्टैक मेमोरी के अंदर क्या होता है कि एक के बाद एक जाता है, तो इसी इसको स्टैक मेमोरी की नीड ही नहीं है, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसवर्सल कर रहा है, तो एक के बाद ये एलिमेंट्स को खुद ही स्टोर करता जाएगा। एनेबल टू फाइंड पेरेंट नोड विदाउट द एक्सप्लिसिट ऑफ यूज ऑफ पेरेंट पॉइंटर। ये अपनी पेरेंट नोड खुद ही फाइंड आउट कर लेगा विदाउट द नीड ऑफ द पेरेंट पॉइंटर, मतलब उसको पेरेंट पॉइंटर की नीड ही नहीं है, क्योंकि उसका खुद का पेरेंट नोड पता ही है उसको। क्योंकि सबसे पहले रूट नोड होता है, फिर रूट नोड के बाद चाइल्ड नोड होते हैं, फिर अगर ये दो लीफ नोड हो जाते हैं तो हम ऐसे ऐसे बना के पता, तो इसको पता ही होगा कि भाई पेरेंट नोड कौन सा है, तो फिर पता ही रहता है। और ये थ्रेडेड ट्री कैन गिव द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रांसवर्सल बाय इन ऑर्डर फैशन, ठीक है। थ्रेडेड ट्री कैन गिव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रांसवर्सल ऑफ नोड्स बाय इन ऑर्डर फैशन, ठीक। तो मतलब ये ना इन ऑर्डर और बैक, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रांसवर्सल भी में मदद कर देता है, कि जैसे फॉरवर्ड कब जाएगा, बैकवर्ड कब जाएगा, है ना, बाय इन ऑर्डर के फैशन से। इन ऑर्डर से हमें पता चल जाता है ना। फॉर इन ऑर्डर वी कैन इजीली फाइंड आउट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, सो सर्चिंग इज मच मोर इजियर। हम इन ऑर्डर से प्रीडिसेसर और सक्सेसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज मच मोर इजियर हो जाता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर इन एन एरे, ठीक है भाई। ये इसके अंदर ना ये 2D टाइप का एक मैट्रिक्स भी होता है ना। एरेज आर रिप्रेजेंटेड एज कॉलम मेजर ऑर्डर और रो मेजर ऑर्डर। कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर मैं बता देता हूँ, कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम पूरी एग्जीक्यूट होती है, जैसे इन फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम गेट्स प्रिंटेड देन द एलिमेंट फ्रॉम द सेकंड कॉलम गेट्स प्रिंटेड। मैंने यहाँ लिख रखा है कि मतलब जैसे ना कोई एक एरे है, जैसे मैं अभी एग्जांपल भी लूंगा आगे, और जैसे ये एक एरे हो गया अपना। कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या करेगा, पहले 1 4 7 2 5 8 3 6 9 ऐसे प्रिंट होगा। और रो मेजर ऑर्डर में क्या होगा, पहले एक रो प्रिंट होगी, फिर दूसरी रो प्रिंट होगी,
फिर तीसरी रो प्रिंट होगी। मतलब पहले वो रो वाइज चलेगा और वो कॉलम वाइज चलेगा, बस इतना ही अंतर है रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर में। और ये एग्जांपल लेके हम दिखा देंगे पेपर में, तो बहुत इजीली नंबर मिल जाते हैं इसमें। और बाकी ये इसका एड्रेस का एक फॉर्मूला है कि एड्रेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डेटा। और फिर अब इसके बाद अपना एक क्वेश्चन आता है कि पैरामीटर्स के अंदर पॉइंटर टू एन एरे और एरे ऑफ पॉइंटर, कि मतलब ना इन दोनों में डिफरेंस करना है। एक पॉइंटर टू एन एरे, पॉइंटर टू एन एरे का मतलब मैं बता सकता हूँ कि जैसे ना एरे को ना एक सिंगल पॉइंटर के अंदर हमने एक डिफाइन कर दिया, और एरे ऑफ पॉइंटर्स क्या होता है कि हमने पॉइंट एरे एरे बना दिया पॉइंटर्स का। मतलब उसके अंदर एरे के अंदर सारे पॉइंटर जिसके अंदर एड्रेस स्टोर हो रहा है ना, जैसे हैशट्रिक पीटीआर, हैशट्रिक पीटीआर 1, हैशट्रिक पीटीआर 2, ऐसे करके पूरा वो पूरा एरे ऑफ पॉइंटर्स ही हो गया, है ना। एन एरे पॉइंटर मतलब इसको एक एरे का पॉइंटर कहते हैं, और इसको पॉइंटर का एरे पॉइंटर एरेस कहते हैं। वन कैन एलोकेट दिस ड्यूरिंग रन टाइम, वन कैन एलोकेट दिस ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम। हाँ, जो पॉइंटर एरे है ना, पॉइंटर टू एन एरे, इसके अंदर हम ये इसको रन टाइम में कर सकते हैं और उसको हम कंपाइल टाइम में कर सकते हैं। ये डायनेमिक होगा नेचर के अंदर, वो स्टैटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंटर टू एन एरे के अंदर क्या होगा कि इसको ना हम मेमोरी को इसको रीसाइज कर सकते हैं, या हम मतलब क्योंकि इसके अंदर डायनेमिक इन नेचर का मतलब ये है कि हम ना इसको रीसाइज कर सकते हैं, कि हमारा ना एरे को अगर हमारे को बड़ा करना है या कुछ श्रिंक करना है, जो भी करना है तो वो हम कर सकते हैं। ये स्टैटिक इन नेचर है, मतलब एक बार जब डिफाइन हो गया एरे तो हो गया, फिर मतलब फिर वो नहीं है, फिर वो चेंजेस के लायक नहीं होगा। और अ टिपिकल पॉइंटर वेरिएबल इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ओनली वन सिंगल वेरिएबल विद इन। इसके अंदर एक सिंगल वेरिएबल स्टोर होगा और इसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल स्टोर होंगे, क्योंकि मल्टीपल पॉइंटर है, मल्टीपल वेरिएबल, है ना। और जहाँ मैंने पूरा खुद हैंड रिटन में डिफरेंस लिख दिया कि अरे वही है, यूजर क्रिएट्स अ पॉइंटर ऑफ स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ अ गिवन array, use a pointer storing the address, it is alternatively known as array pointer। ये वही है जो ऊपर पॉइंट लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ अपनी डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज में जो आपको समझा भी दिया मैंने, है ना। अब एक ये वाला क्वेश्चन आता है कि भाई हम ना एक लिंक लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 5x³ 4x² प्लस 3x प्लस 2, तो जितनी पावर है उतनी, हाईएस्ट पावर है उतनी उसका वो बना लो, ब्लॉक्स बना लो, फिर उसके बाद उसको पूरा ऐसे डिफाइन कर लो। जैसे पावर को मतलब जो कोफिशिएंट है उसको यहाँ रखना है, पावर को यहाँ रखना है, 4 को और ये 2 को यहाँ रखना है, फिर एक यहाँ को एक 3 एक 1 और एक ये 0 हो जाएगा, 3 1 0, इस यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, जो ये जैसे यहाँ पे इसने दिखा रखा है वैसे ही है, और यहाँ मैंने भी अपना पूरा दिखा दिया है। इसके अंदर ये पूरा फिर एक एल्गोरिदम आएगा कि भाई ना इन दोनों को ऐड कैसे कर सकते हैं। पोलिनोमियल P1 एंड P2 दो रिप्रेजेंट द लिंक लिस्ट, तो P1 एंड P2 पोलिनोमियल है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिंक लिस्ट को। लूप अराउंड कर दो वैल्यूज ऑफ द लिंक लिस्ट एंड फॉलो स्टेप 2 एंड 3, कि मतलब लूप चला दो उसकी वैल्यूज के थ्रू, लिंक लिस्ट के थ्रू, इफ द वैल्यू ऑफ नोड ऑफ द नोड एक्सपोनेंट इज ग्रेटर देन द कॉपी द वैल्यू ऑफ नोड टू द रिजल्ट नोड एंड टुवर्ड्स द नेक्स्ट नोड। अच्छा, अगर उसकी वैल्यू, अगर वैल्यू ऑफ नोड की एक्सपोनेंट की अगर बड़ी है ना, तो उसको रिजल्ट नोड में कॉपी कर दो और हेड पॉइंटर को ना हेड कर दो टुवर्ड्स द नेक्स्ट नोड। इफ द वैल्यू ऑफ बोथ नोड एंड एक्सपोनेंट इज द सेम देन ऐड द कोफिशिएंट देन ऐड द वैल्यू टू द रिजल्ट। हाँ, तो मतलब इसके अंदर ना उसका अगर इफ द वैल्यूज ऑफ बोथ नोड ऑफ द एक्सपोनेंट इज सेम, कि मतलब अगर बोथ नोड के एक्सपोनेंट की वैल्यू अगर सेम है तो उसका कोफिशिएंट ऐड कर दो और फिर उसकी वैल्यू ले लो, कि जैसे अगर उसकी पावर सेम है, जैसे 5x³ है वहाँ 10x³ है, तो ऐड करके इसको ले लो, मतलब अपना 15 हो गया, ऐसे करके तो इसको ऐड कर दो, रिजल्ट के अंदर ऐड हो जाएगा ये अपना। और यहाँ मैंने पूरा एल्गोरिदम की फोटो भी दिखा दी है कि ये एल्गोरिदम है। और अब एक ये आता है कि भाई ना एक एल्गोरिदम या प्रोग्राम लिखो टू इंसर्ट एलिमेंट इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो यार इसको ना हम ऐसे समझते हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में एलिमेंट डालना है। पहले ना सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाते हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट होता क्या है। सर्कुलर लिंक लिस्ट वही होता है कि ना जब लास्ट जो लास्ट नोड होती है वो फर्स्ट नोड को ही उसका पॉइंटर जो होता है ना वो पॉइंट कर रहा होता है, लाइक दिस, कि एक ये पूरा वो है लिंक लिस्ट है, इसका जो लास्ट पॉइंटर है
वही फर्स्ट पॉइंटर पे जा रहे हैं। अब हमें इसके अंदर एक नोड डालनी है इन द बिगिनिंग में नोड डालनी है। तो बिगिनिंग में नोड डालने के लिए क्या होगा, क्योंकि जो इस नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होता है वो लास्ट, वो फर्स्ट वाला जो नोड होगी उसको हेड नोड कहते हैं लिंक लिस्ट के अंदर। तो जो हमें जो नोड डालनी है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको हम हेड के टुवर्ड्स पॉइंट करवा रहे होंगे कि भाई जो ये वाली नोड का जो पॉइंटर है वो हेड के टुवर्ड्स पॉइंट हो जाए। पर जो लास्ट नोड है उसका पॉइंटर, और अब जो लास्ट नोड का है ना वो पहले जो हेड नोड पे जा रहा था उसका पॉइंटर, उसको अपडेट करके अब हम इसके थ्रू इसके पास ले आएंगे, कहेंगे कि भाई अब ये वाली हेड नोड हो गई। क्योंकि अब हम इसको हेड को इज इक्वल टू जो भी कहेंगे, हेड इज इक्वल टू नेक्स्ट या जो भी होता है, जो हेड इज इक्वल टू टेम्प कह देंगे। मतलब अब हमने हेड को अपडेट कर दिया ना, क्योंकि अब जैसे मैं इसको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। हाँ, यहाँ समझाते हैं कि ये एक नोड है, ये है, ठीक है। अब इस नोड को डालना है, तो ये हेड नोड है, ये लास्ट नोड है, ठीक है, और ये न्यू नोड है। न्यू नोड नहीं, टेम्परेरी नोड मानते हैं इसको, ठीक है, इसको टेम्परेरी कोई नोड मानते हैं, ठीक है, मैंने मान ली, चलो। अब इस टेम्परेरी नोड को कहूंगा ना कि भाई इस टेम्परेरी नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो इस पे जाके पॉइंट करे, हेड पे जाके पॉइंट करे। और जो नोड स्टार जो टेम्प हुआ, टेम्परेरी जो हुई, उसको मैं कहूंगा ना क्रिएट कर भाई, जो क्रिएट वैल्यू, जो वैल्यू वो तो क्रिएट करे, पहले वैल्यू वैल्यू क्रिएट कर ली, फिर इसकी तरफ पॉइंट कर दिया। और अब जो हेड है वो टेम्परेरी है, तो और अब जो लास्ट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, अरे यहाँ कैसे और जो लास्ट का जो नेक्स्ट है इसको टेम्प के थ्रू पॉइंट कर दे, तो इसको हम कह देंगे कि भाई टेम्प के थ्रू पॉइंट करवा दें। बस वही वाली चीज है इसमें। ऐसे ना इसको एल्गोरिदम को एक बार अगर विजुअलाइज जितना अच्छा से कर पाएंगे उतना उतना हम अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। अब और मैंने यहाँ पे भी ये लिख दिया है, ये हमें मेजरली एल्गोरिदम में लिखना होता है। जैसे यहाँ पे भी इसने दिखाया कि सबसे पहले एक न्यू नोड बनाया, एलोकेट करा। पहले सबसे पहले ये भी देख सकते हैं कि भाई अगर लिस्ट एम्प्टी है नहीं है तो मेक श्योर न्यू नोड पॉइंट करे इटसेल्फ को, ठीक है। लास्ट जो नोड है उसको इटसेल्फ पे पॉइंट करवा रहा हो इफ द लिस्ट ऑलरेडी कंटेन्स न्यू नोड, है ना। देखो न्यू नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो करंट हेड पे पॉइंट करवाना है ना। और लास्ट को जो नेक्स्ट है उसको हमें अपने वाले अपने वाले जो टेम्परेरी नोड है उसके थ्रू उसके उसके टुवर्ड्स पॉइंट करवाना है, तभी इसका सर्कुलर स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा। अदरवाइज इसका स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर जो होगा ना, सर्कुलर स्ट्रक्चर जो होगा वो डिसरप्ट हो जाएगा और वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो अब अगला हम ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी सर्च ट्री बाय इंसर्टिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अच्छा, इसमें बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो ऐसा बनाना स्टार्ट होता है कि जो लेफ्ट पे जो नोड होती है उसके अंदर अगर छोटी वैल्यू है तो लेफ्ट पे जाएगी, अगर जो बड़ी वैल्यू है वो राइट पे जाएगी, राइट नोड पे जाएगी। तो सबसे पहले जो आएगा 10, 10 डाला, और फिर 12, 12 10 से बड़ा है तो वो राइट पे जाएगा, तो वो राइट पे चला गया। 5 10 से छोटा है, लेफ्ट पे चला गया। 4 4 5 से छोटा है, तो 4 को फिर हम कंपेयर करते आएंगे, 10 से कंपेयर करा, अच्छा 10 से छोटा है, 5 पे गया, 5 से भी कुछ छोटा है, फिर लेफ्ट पे चला गया, 4 लेफ्ट पे हो गया। फिर आया 20, 10 से कंपेयर करा कि बड़ा है, हाँ। 12 से कंपेयर करा, हाँ बड़ा है, राइट पे चले गए। फिर उसके बाद आया अपना कि 8, 8 10 से कंपेयर करा, छोटा है, लेफ्ट पे चला गया। 5 से कंपेयर करा, बड़ा है, राइट पे चला गया। ऐसे ही हम पूरा कंपेयर करते जाएंगे। जैसे 7 को हमने कंपेयर करा, फिर कि 10 से छोटा है, लेफ्ट पे चला गया। 5 से फिर छोटा है, 4 पे चला गया। फिर 4 से ये
फोर से तो बड़ा है, तो शायद फोर के साथ यहाँ जाना चाहिए ये, कि फोर से बड़ा है ये, है ना। और फिर 15 देखेंगे तो ऐसे लेफ्ट पे चला गया, 13 देखेंगे, ऐसे कंपेयर करते करते लेके आएंगे कि अच्छा ये इससे इससे बड़ा है पर इससे छोटा है, इससे भी छोटा है तो 13। अच्छा ठीक है। तो ये हमने बाइनरी सर्च ट्री बना दिया, ये पेपर में आता है। और अपना आ गया ये, अपना क्या है ये, ड्रॉ बाइनरी ट्री व्हेन द प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर राइट एल्गोरिदम फॉर द सेम। अच्छा, इन्होंने वही दे रखा है कि प्री ऑर्डर दे रखा है और इन ऑर्डर दे रखा है। तो इसके अंदर ना दो तीन चीजें होती हैं, प्री ऑर्डर होता है, पोस्ट ऑर्डर होता है और एक इन ऑर्डर होता है। प्री ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि ना जो रूट नोड होती है वो सबसे पहले होती है, फिर लेफ्ट होती है, फिर राइट होती है। और फिर एक होता है पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर ये होता है सबसे पहले लेफ्ट, राइट और फिर रूट नोड। और एक इन ऑर्डर होता है लेफ्ट फिर रूट नोड फिर राइट। तो ये प्री, पोस्ट और ये इन, है ना। तो ये तीन चीजें हो गई। और फिर अब हम इसके अंदर इसने क्या दे रखा है, इसने हमें दे रखा है प्री ऑर्डर दे रखा है और फिर एक इन ऑर्डर दे रखा है। अच्छा, तो जो प्री ऑर्डर की जो पहली नोड है उसी से हम ट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। कि जब से पहले देखो कि वन पे बनाया, तो वन के जो जितने भी इन ऑर्डर के लास्ट वाले साइड वाले एलिमेंट है, इन ऑर्डर के अंदर क्या रहता है, इन ऑर्डर में मैंने बताया था, हाँ लेफ्ट वाला। तो ये सारे 4 8 2 5, ये सारे लेफ्ट में चले जाएंगे। राइट में क्या चले जाएंगे, 6 3 7, ये सारे राइट में चले जाएंगे, है ना। फिर इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि भाई अब टू आया। अब हमने यहाँ पे टू लिया क्योंकि टू से जो बड़ा एलिमेंट था वो ई- तो टू के साथ जो ये 4 और 8, फिर ये ब्रेक हो गया। जो ये 4 8 2 5 था उसको ब्रेक करके बना 2 4 8 और 5। फिर ये, फिर एक ये वाला ब्रेक हो गया, फोर के आगे फिर एक 8 ब्रेक हो गया। फिर एक 6 3 7 था। अब इसको फिर हम ब्रेक करेंगे टू नोट्स में कि 3 हुआ, फिर वो 6 और एक 7 में ब्रेक हो गया। तो ये यही हमारा फाइनल ट्री बन गया। अब इसके अंदर एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स विद द सुटेबल एग्जांपल। स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है, स्पार्स मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स इज जीरो, इज नोन एज स्पार्स मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक्स के अंदर ना जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो मेजॉरिटी जीरो होते हैं। और ये इसके अंदर जो वो होता है ना, जैसे ही मैंने एग्जांपल ले रखा है स्पार्स मैट्रिक्स का, ये पूरा एग्जांपल है स्पार्स मैट्रिक्स का ही। और स्पार्स मैट्रिक्स इज गुड as compared to the normal matrix as it consumes low space। हाँ, क्योंकि क्योंकि मोस्टली एलिमेंट जीरो होते हैं तो वो स्पेस कम ही लेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल मैट्रिक्स, है ना। अब इसके बाद टू रिप्रेजेंटेशन होती है। और हाँ मतलब रिप्रेजेंटेशन करने के ना दो तरीके होते हैं, एक एरे रिप्रेजेंटेशन होती है और एक लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन होती है। एरे रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, वो ऐसे होता है रो, कॉलम और फिर वैल्यू। फिर वो ऐसे करते हैं, ऐसे पूरा ऐसे बनता है रो कॉलम वैल्यू। तो ये पूरी टेबल बन सकती है। और फिर लिंक्ड लिस्ट में ऐसा होता है कि रो कॉलम वैल्यू और फिर एड्रेस, लास्ट वाला पॉइंटर एड्रेस का रहता है ना। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन था कि भाई हमारे को पॉलिश नोटेशन बतानी है ऑफ अ स्टैक। अच्छा, पॉलिश नोटेशन, ये ना नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि पॉलिश नोटेशन क्या होगी। पॉलिश नोटेशन कुछ नहीं है यार, कि अर्थमेटिक नोटेशन को ना राइट करने का भी है मतलब पॉलिश नोटेशन। जैसे हमने इनफिनिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ये तीन चीज पढ़ रखी है। इनफिनिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन और फिर पोस्टफिक्स नोटेशन, इसी को हम कहते हैं कि पॉलिश पॉलिश नोटेशंस ऑफ द स्टैक। इनफिनिक्स नोटेशन के अंदर क्या होता है, इन बिटवीन द ऑपरेंड्स, मतलब ऑपरेंड्स जो होंगे ना, जैसे ए प्लस बी, तो बीच में होगा ऑपरेंड। और फिर ए बी मल्टीप्लाई, ये पोस्ट फिक्स हो गया। मल्टीप्लाई ए बी, ये प्रीफिक्स हो गया। तो ये तीन वो होते हैं, वो होते हैं मतलब पॉलिश नोटेशंस होती हैं स्टैक की। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है अपना एक, व्हाट इज डी क्यू एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रायोरिटी क्यू। ठीक है,
डी क्यू और डबल एंडेड क्यू इज द डी क्यू डबल एंडेड क्यू इज द double ended queue with which insertion or removal of elements can takes place either from the front or rear is known as DQ। ये ना डी क्यू का फुल फॉर्म होता है डबल एंडेड क्यू। इसके अंदर क्या होता है कि इंसर्शन और वो जो इंसर्शन एंड डिलीशन होता है ना वो दोनों साइड से, मतलब आइदर फ्रॉम बोथ प्लेसेस, आइदर फ्रॉम फ्रंट और रेयर, मतलब कि फ्रंट से भी हो सकता है और रेयर से भी हो सकता है, मतलब बैक साइड से भी हो सकता है, क्योंकि क्यू तो हमने देखा ही आता है, ऐसे ही होता है कुछ, और क्यू की हमने देखा होता है। और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ डी क्यू होता है, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू होता है और एक आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू होता है। दो टाइप के डी क्यू होते हैं। इसके अंदर इनपुट हम वन साइड से, इनपुट इज रिस्ट्रिक्टेड एंड द वन साइड बट डिलीशन अलाउस फ्रॉम बोथ एंड्स। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड में क्या होता है कि इनपुट ना एक साइड से रिस्ट्रिक्टेड रहता है, पर लेकिन जो डिलीशन होता है ना वो दोनों साइड से कर सकते हैं। और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड के अंदर क्या होता है कि आउटपुट एक साइड से रिस्ट्रिक्टेड रहता है, बट जो इंसर्शन रहती है वो दोनों साइड से अलाउड रहती है, कि मतलब दोनों साइड से हम इंसर्शन कर सकते हैं। और प्रायोरिटी क्यू क्या होता है यार, अब हमने जैसे कभी मूवी थिएटर में गए होंगे, मूवी थिएटर में हम देखने गए, कोई मतलब कोई वीआईपी बंदा आया तो वीआईपी बंदे को पहले टिकट देके उसको कहेंगे कि तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे वाली चीज है कि प्रायोरिटी क्यू में ना कि एक वीआईपी को ज्यादा वो मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है कि ये बंदा वीआईपी है ना। तो उस बंदे को प्रायोरिटी क्यू कहते हैं। एलिमेंट्स कैन बी एडिड इन 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 एनी ऑर्डर बट द एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड ऑर्डर, है ना। मतलब कोई भी जरूरी नहीं है कि मूवी थिएटर लें या कुछ, कोई भी क्यू हो, मतलब कोई जैसे एरोप्लेन में भी होता है, एयरप्लेन्स वगैरह में भी देखते हैं कि जो वीआईपी पर्सन होते हैं या जो भी होता है उनको उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो उसी टाइप का ही होता है कि ना इसके अंदर एलिमेंट्स कैन बी एडिड इन अ सॉर्टेड ऑर्डर। कि ये नॉर्मल क्यू ना उससे इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें ना एक नॉर्मल नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो होगा कि जैसे सबसे पहले सॉर्ट करा जाएगा, जो सबसे एलिमेंट्स आगे होगा फिर उसको उसको रिमूव करते जाएंगे। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि ना एक कॉन्सेप्चुअल डेटा, इट इज सिमिलर टू स्टैंडर्ड क्यू और स्टैक डेटाबेस मॉडल। मतलब ये ना कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, मतलब जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वही उसी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, है ना। और फिर एक इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है हेडर लिंक लिस्ट, है ना। व्हाट इज अ हेडर लिंक लिस्ट, है ना। हेडर लिंक लिस्ट और कुछ नहीं होती है। हेडर लिंक लिस्ट ना एक नॉर्मल टाइप की लिंक लिस्ट ही रहती है जिसके अंदर ना बस एक हेड पॉइंटर अलग से बना होता है। हेडर इज अ स्पेशल नोड इज दैट इज फाउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। मतलब एक हेड पॉइंटर एक स्पेशल, मतलब अलग से बन जाएगा बस एक लिंक लिस्ट के अंदर की एक हेड पॉइंटर है, बाकी नॉर्मल लिंक लिस्ट है। तो वही है ये हेडर लिंक लिस्ट। टाइप्स ऑफ हेडर लिंक लिस्ट होती है। ग्राउंडेड हेडर लिंक लिस्ट, इसके अंदर whose last node is equal to null in the header link list, pointer always points to the लास्ट नोड। तो ये एक हेडर लिंक लिस्ट का एग्जांपल है कि मतलब ना इसका लास्ट नोड नल के बराबर होता है, वैसी वाली चीज है ये। सर्कुलर हेडर लिंक लिस्ट, अ लिंक लिस्ट इन विच द लास्ट नोड पॉइंट टू द सर्कुलर हेडर इज कॉल्ड द सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। ठीक है। सर्कुलर हेडर लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है कि जो लास्ट पॉइंटर होता है ना वो उसी पे जाके फर्स्ट पॉइंटर पे वो पॉइंट कर रहा होता है, तो उसको सर्कुलर हेडर लिंक लिस्ट कहते हैं इसके अंदर। और फिर अब एक और क्वेश्चन आ गया अपना, जहाँ दे रखा है नहीं है, मैंने खुद ही निकाला था ये क्वेश्चन, ये आकाश में आया हुआ है वैसे। तो ये वाला वही वाला क्वेश्चन है जैसे मैंने पहले दिखाया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम नहीं है। पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि ना इसके अंदर सबसे पहले ये रहता है करेक्टर स्कैन क्या होते हैं, स्टैक क्या होगा, पोस्ट क्या होगा। सबसे पहले करेक्टर स्कैन करा, ठीक है। फिर अगर जो ऑपरेटर्स होंगे वो सारे स्टैक में जाएंगे, और जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो पोस्टफिक्स वगैरह वाले में चले जाएंगे। और जिसकी अगर प्रायोरिटी कम होगी, अगर अगर सेकंड वाले एलिमेंट की प्रायोरिटी कम होगी तो फिर वो चला जाएगा, जैसे माइनस हुआ तो ये चला जाएगा ऐसे, और ब्रैकेट बंद हुई तो भी चला जाएगा। तो ये हम पूरा ऐसे करेंगे और ये फाइनल एक्सप्रेशन ऐसे हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन देखने में वैसा लग सकता है पर ये वाला वैसा क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि ना इसमें ना एल्गोरिदम राइट एन एल्गोरिदम टू इवैल्यूएट द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, और इस पे कहेगा इवैल्यूएट करो भाई, मतलब ना इवैल्यूएट करो जैसे पोस्टफिक्स। तो इसके अंदर क्या होता है ना, पूरा स्टैक बनता है। जैसे एक स्टैक के अंदर क्या रहता है ना कि मैं दिखाता हूँ, जैसे 5 डाला, 6 डाला, 2 डाला, तो है ना ये पूरा 5 6 2 डाला। फिर जैसे प्लस डाला तो ऊपर के जो दो एलिमेंट्स होंगे 6 और 2 उसको ऐड हो जाएगा,
तो ये सिर्फ यहाँ पे 5 और एक 8 आ जाएगा। और फिर अब हमारे स्टैक में 5 8 और फिर एक मल्टीप्लिकेशन का साइन आया, उसने क्या करा 40 कर दिया, है ना, 40 हो गया। फिर उसने कहा कि अच्छा 40 हो गया। फिर 40 के बाद अब हमने एक 12 डाला, है ना, 12 के बाद फिर एक 4 आया, 40 आया, 12 आया, 4 आया, फिर एक डिवाइड का आ गया। तो 4 × 12 क्या हो गया, 4 को डिवाइड करेंगे 12 से तो ये 3 हो गया। फिर एक ये माइनस का साइन आया, माइनस का साइन आया तो क्या हो गया 37 हो गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 37 हो गया। ऐसे हमें पूरा स्टैक के अंदर ना डाल डाल के करना पड़ेगा, है ना। फाइनल आंसर इसका हो गया 37, जैसे यहाँ भी आया होगा। हाँ ये 37 क्या हो गया, ये मैंने बना के भी दिखा रखा है आगे चल के ना, कि कैसे कैसे करा। सबसे पहले प्लस करा, फिर मल्टीप्लाई करा, डिवाइड डाला, फिर माइनस डाला, 37 आ गया जो भी आ गया, है ना। और फिर अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होता है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज अ लिंक लिस्ट वेयर देयर आर 3 एलिमेंट्स। ये भाई ना जिसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले वैल्यू होगी, प्रीवियस नोड होगी, नेक्स्ट नोड होगी। प्रीवियस नोड प्रीवियस वाले नोड को पॉइंट कर रही होगी, नेक्स्ट जो नोड होगी वो नेक्स्ट वाले नोड को मतलब पॉइंट कर रही होगी, ठीक है। इंसर्ट अ नोड इन द डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। इसका वो लिखना है, फंक्शन लिखना है। सबसे पहले स्ट्रक्ट नोड बना दिया, इंट वैल्यू नोड स्टार नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट नोड, एस्ट्रिक मतलब एक पॉइंटर नेक्स्ट का बना दिया, एक पॉइंट प्रीवियस का बना दिया। क्रिएट करना है, इंट डेटा देंगे, मतलब एक डेटा दे देंगे। एक टेम्परेरी नोड बना देंगे, न्यू नोड को डिफाइन हो गया। टेम्परेरी की जो वैल्यू हुई वो वैल्यू को डिफाइन कर दिया। जहाँ मैंने वैल्यू लिया था तो टेम्परेरी की वैल्यू इज इक्वल टू डेटा के बराबर होगी, प्रीवियस है वो नल के बराबर हो गया, नेक्स्ट जो हो गया वो भी नल के बराबर हो जाएगा, है ना, है ना। तो और अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, द प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल ऑफ अ ट्री इज गिवन बिलो। अच्छा, है ना। तो अब इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि जो मैंने ये वाला पहले क्वेश्चन ऐसा करवा रखा है ना, तो उसके अंदर ऐसा वाला ही टाइप का क्वेश्चन है कि सबसे पहले हम देखेंगे प्री ऑर्डर के अंदर क्या होता है। एफ है प्री ऑर्डर से पहले वाली जितनी चीजें हैं कि अच्छा ई ए सी के चला, यहाँ चला गया, HDBG यहाँ चला गया। अब फिर आएगा भाई, उसने कहा कि भाई ए को देखो। अब उसने कहा ए को देखा, अच्छा ए को देख लिया। ए से जो लेफ्ट वाली चीजें थी वो यहाँ मूव कर गई, और ए के जो बाद वाली चीजें थी वो यहाँ मूव कर गई। अच्छा, अब उसने कहा ई को देखो। ई को तो देखने कुछ फायदा नहीं है। फिर उसने कहा के को देखो। के के बाद के से इसके अंदर ना ये याद रखना है कि ना इसमें ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि जैसे ABCD की काउंटिंग होती है ना कि ए पहले आ रहा है, तो ए को 1 से मतलब अपने पेपर में नहीं दिखाना कि मतलब ए को 1 के थ्रू हम देख रहे हैं कि, तो जैसे ना 26 करेक्टर है तो ए को 1 दे रहे हैं और जेड को हम 26 दे रहे हैं। अगर 26 करेक्टर है तो उस हिसाब से प्रेसिडेंस देखनी है कि अगर ए और बी आया हुआ है ना तो बी ए से बड़ा है, क्योंकि बी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू 1 है ना। पेपर में हमें नहीं दिखाना, पेपर में हमें यही देखना है कि भाई बी की वैल्यू बड़ी है ए से, तो ऐसे वाली चीज है। अब वहां पे इसने कहा दिखा दिया था के और सी वाला दिखा दिया था। अब फिर एक DHGB, है ना। तो अब हम यहाँ पे डी देखेंगे, यहाँ डी आया। अच्छा, अब डी के बाद ये कहेगा कि एच देखो। हाँ, तो अब डी HDBG था तो एच वाला जो पॉइंट, एच वाला जो नोड था वो यहाँ वो लेफ्ट साइड चला जाएगा और बीजी जो होगा वो राइट साइड चला जाएगा। अच्छा, और एच के बाद आया जी। अब ये दिखाएगा कि जी जी फिर एक जी का निकलेगा और जी से छोटा है बी, तो फिर वो ऐसे चला जाएगा। तो ये फाइनल फाइनल वो बन जाएगी, फाइनल नोड बन जाएगी, जो भी होगा फाइनल ट्री बन जाएगा, सॉरी। और फिर इसके बाद उसने कहा डिफरेंसेस डिफरेंशिएट डिफरेंस डिसिमिलैरिटीज लिखनी है स्टैक और क्यू में, ये पेपर में बहुत बार आया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्टैक के अंदर कौन सा ऑपरेशन फॉलो करता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट। और क्यू क्या फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है। पुश ऐड एन आइटम, पॉप रिमूव एन आइटम, पीक व्यू एन आइटम, है ना। इसके अंदर NQ DQ फ्रंट और रेयर, इसके अंदर 4 ऑपरेशन होते हैं। स्टैक में 3 ऑपरेशन होते हैं, पुश, पॉप, रिमूव
और पीक। 4 ऑपरेशन इसके होते हैं। उसके अंदर एनक्यू होता है, डीक्यू होता है, प्री को पीक होता है, और एक रिमूव भी फ्रंट होता है और रेयर भी होता है। इसके अंदर पीक भी होता है। और क्या होता है, इंसर्शन और रिमूवल। एलिमेंट्स आर एडिड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द सेम एंड द टॉप। इंसर्शन एंड रिमूवल के अंदर एलिमेंट्स को हम रिमूव भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं फ्रॉम द सेम एंड और द टॉप, है ना। एलिमेंट्स आर एडिट एट द रेयर एंड रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रंट। ब्राउजर हिस्ट्री, ये हम मेजरली डिफरेंसेस ही हैं कि यार ब्राउजर हिस्ट्री हो गया अपना, रिवर्सिंग वर्ड हो गया, कस्टमर सर्विस लाइन हो गई, सीपीयू हो गया, टास्क शेड्यूलिंग हो गई, रियल वर्ड एनोलॉगी हो गया, है ना। इसके अंदर क्या हो गया, यू कैन ऐड रिमूव एन आइटम फ्रॉम द प्लेट। जैसे स्टैक ऑफ प्लेट हो गया कि प्लेट की स्टैक हो गई, सबसे पहले जो ऊपर की प्लेट है वही निकलेगी, नीचे वाली प्लेट को नहीं निकाल सकते। या स्टैक ऑफ बुक्स है, जो भी है। और फिर इसके बाद रियल वर्ल्ड एनालॉगी, इसके अंदर अक्यू एट द टिकट काउंटर। मैंने देखा था ना, जैसे बताया था सिनेमा हॉल में जाते हैं हम, टिकट काउंटर में जाएंगे तो वो क्यू ही हो गया एक टाइप से, कि हम खड़े हैं, सबसे पहले वाले बंदे को मिलेगा टिकट, फिर तुम्हें मिलेगा। ऐसे वाली लाइन हो गई। टिपिकली यूजेस अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, ब्लॉक ऑफ मेमोरी और लिंक लिस्ट, है ना। ये सर्कुलर बफर और लिंक लिस्ट को करता है। कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरेज और लिंक लिस्ट। कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरेज, लिंक लिस्ट और सर्कुलर बफर। ठीक है। फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट अ बाइनरी ट्री और बिलो ऑन द। ठीक है, बनाते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन लिखा हुआ नहीं है तो बना ही देते हैं। बाइनरी ट्री बनाना है ना। सबसे पहले प्री ऑर्डर है ये। तो प्री ऑर्डर का हम पहले ये देख सकते हैं कि प्री ऑर्डर में क्या होता है। रूट नोड, लेफ्ट और फिर राइट जाता है ना। तो सबसे पहले हमारा बनेगा ये रूट नोड, ए बनेगा। फिर इसके बाद जो बीडी था, बीडी हो गया और फिर जी हो गया। अब बीडी हो गया, फिर एक ये सी आया, है ना। और फिर ये जी एफ और एच आई हो गया, है ना। अब बी डी जी और सी एच डी, ए के बाद विज्ञान और जी ई सी एच एफ आई। हमें भी सोचूं क्या गलती हो रही है इसमें, भी गलती हो रही है। ये वाला ब्लॉक थोड़ा बड़ा बनेगा। सी ई जी एफ एच आई हो गया, है ना। अब डी के बाद बी आया। फिर सी, ई जी और फिर एफ एच आई ना। तो इसको एक बार देखना पड़ेगा। बाकी जब तक हम ये देखते हैं, मैं इसका सोल्यूशन अगले पार्ट में देखता हूँ। इसका देखते हैं कि कन्वर्ट करना है द फॉलोइंग इनफिनिक्स एक्सप्रेशन टू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। ठीक है। वही वाला जंक्शन हमने देखा था कि सबसे पहले सिंबल जाएगा, फिर स्टैक जाएगा, फिर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होगा, ए गया, फिर ऐसे पूरा जितनी जैसे भी। तो ऐसे करते करते हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। और दैट्स ओवर। थैंक यू।